बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट की जो हमारी डिस्कशन थी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन थी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की समरी है, लैंड, डेफिनेशन क्या, गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड का रिवॉर्ड क्या, रेंट, और एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई हैं। लेबर, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और लेबर का रिवॉर्ड क्या, उसकी वेजेस। कैपिटल क्या, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं, और कैपिटल का इंटरेस्ट। एग्जाम्पल में मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज वगैरह। एंटरप्रेन्योर क्या है, ये ऐसा बंदा है जो तीनों को कंबाइन करेगा, ये बिजनेसेस में रिस्क लेगा और बिजनेसेस परफॉर्म करेगा ताकि तीनों को इंगेज कर सके, और इसका रिवॉर्ड क्या है, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे। एग्जाम्पल में सोल ट्रेडर हो गया, सर्विसेज होगी, शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये लास्ट हमारी डिस्कशन थी। इससे उनवर्ड हमारे पास प्रोडक्शन विद स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, हमने प्रोडक्शन करनी है स्पेशलाइजेशन के साथ और डिवीजन ऑफ लेबर के साथ। अब जहां पहुंचाने लगा वहां पहुंचना है मेरे साथ। डिवीजन ऑफ लेबर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, नजर आ रहा है? दिस कॉन्सेप्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर, और इसके बिल्कुल ही नीचे कॉन्सेप्ट आएगा एक स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। इन दोनों का ताल्लुक एक कहानी से, वो आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छी जानते हो। आप लोगों ने इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा था, और उस इकोनॉमी ऑफ स्केल में आपको मैंने कहानी सुनाई थी असेंबली लाइन वाली, कि जब इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम एक हफ्ते में एक गाड़ी बना रहे थे। हमने अपनी उसी ही लेबर को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, तो हुआ क्या, प्रोडक्शन इन स्केल ज्यादा हो गई। और वही लेबर है, उतनी ही लेबर है, हमने हर एक लेबर को उसके अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक काम, वर्क असाइन कर दिया कि भाई आपका काम ये है, आपने यही काम करना है बस। उससे हुआ क्या, वो अपने ही काम में एक्सपर्ट होता रहा, वो अपने ही काम में स्पेशलाइज होता रहा। उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन टाइम कम हो गया, कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, हम एफिशिएंटली वर्क करने लगे, हमारी कॉस्ट कम आना शुरू हो गई। अब हम उन्हीं कम बंदों से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट था। सेम वाली बात यही है, डिवीजन ऑफ लेबर। जब मैं लेबर को उनके स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइड करता हूं, होता क्या है, मेरे काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं फर्नीचर का बिजनेस करना चाहता हूं, मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं, तो मैंने क्या किया, 4 बंदों की, 5 बंदों की टीम बनाई और हर एक को एक एक काम असाइन कर दिया। मैंने कहा भैया आपका काम ये है, आपने जंगल में जाके लकड़ियां काटनी है, आपका काम सिर्फ ये है और कोई काम नहीं है इसका। एक को हमने डिजाइनिंग का काम दे दिया, भाई आप डिजाइनर हो, आपने दुनिया जहां के डिजाइन ढूंढ के अप्लाई करने हैं। और एक का काम हमने क्या दिया, भाई आपने क्या करना है, कटिंग वगैरह करनी है और अपना स्ट्रक्चर बनाना है। और एक का काम आपने क्या करना है, पॉलिश वगैरह करनी है। 4 बंदे हमने असाइन कर लिए। अब वो जो जंगल वाला बंदा था ना, जिसका काम है ही लकड़ियां काटना, अब वो जंगल में रह रह के लकड़ियां काट के वो इतना को एक्सपर्ट हो गया, उसको दरख्त की पहचान होना शुरू हो गई। उसने कहा ये जो अब दरख्त है ना, ये वाला दरख्त, इसकी लकड़ी कमाल की आउटस्टैंडिंग है, इसकी लकड़ी सालों साल चलने वाली है, जल्दी खराब होने वाली नहीं है, और मुझे तो यहां तक भी इसके ऊपर उम्मीद है कि इस वाली लकड़ी को दीमक भी जल्दी नहीं खाने वाली है। तो इसलिए इसका जो आप फर्नीचर बनाएंगे, एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाइएगा, क्वालिटी का फर्नीचर बनाइएगा, हाँ प्राइस भी ज्यादा रखिएगा, क्योंकि फर्नीचर इसकी लकड़ी का आउटस्टैंडिंग लकड़ी है इसकी। फिर उसने कहा एक और लकड़ी मैं लेकर आया हूं, ये लकड़ी इतनी पायदार नहीं है, मैक्सिमम भी जो फर्नीचर इसका जिंदा रहेगा 10 साल तक जिंदा रहेगा, इसके बाद फर्नीचर टूटना शुरू हो जाएगा, लकड़ी बैठना शुरू हो जाएगी, लकड़ी टूटना शुरू हो जाएगी। उसके बाद 10 साल बाद जो भी ये फर्नीचर खरीदेगा, 10 से 15 साल बाद उसको नया फर्नीचर खरीदना ही पड़ेगा। आफ्टर 10 ईयर या 15 ईयर वही जो फर्नीचर होगा फिर वो देगे पकाने के काम आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसी के फर्नीचर फिर हम देगे बनाएंगे ना, वो लकड़ी जलाने के काम आ जाएगा जरा। ठीक है, तो इसकी प्राइस जरा आप कम रखना, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ लकड़ी नहीं है। अब वो जो फर्नीचर का स्ट्रक्चर बनाने वाला था, अब वो बातें करता रहेगा, फर्नीचर का स्ट्रक्चर बनाता रहेगा, एफिशिएंसी लेवल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर से होता क्या है, हम एक ही काम जब रिपीटेडली करते हैं, हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब एक्सपर्ट होते हैं, हमारा वक्त बचता है,
हमारी कॉस्ट बचती है और प्रोडक्शन इन लार्ज हो सकती है। तो ये हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर होती है। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे गारमेंट फैक्ट्री में जैसे कटिंग सेक्शन अलग होता है, स्टिचिंग सेक्शन अलग होगा, आगे ऑर्डनिंग सेक्शन अलग होगा और रैपिंग और मार्केटिंग सेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो हर एक अपना अपना जहाँ काम परफॉर्म करता रहेगा वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर ही है। जब मेरी लेबर स्पेशलाइज हो जाएगी, जब मेरी लेबर स्किल हो जाएगी, उससे फायदे क्या होंगे? स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर के फायदे। स्पेशलाइजेशन का पता चल गया, हम एक ही काम रिपीटेडली करेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ता रहेगा, हमारी उसमें एक्सपर्टी बढ़ती रहेगी। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर कहता है डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर करूंगा तो मेरी लेबर स्पेशलाइज हो जाएगी। जब स्पेशलाइज हो जाएगी तो होगा क्या? एस्टैब्लिशिंग डिवीजन ऑफ लेबर अलाउ पीपल टू डू स्पेसिफिक टास्क दे आर गुड एट रादर देन डूइंग एवरीथिंग इन अ मीडियोकर वे। जैसा कि हमने कहा, हर एक को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग टास्क दे दो जिसमें वो बेहतर है। क्योंकि अगर एक ही बंदा फर्नीचर बनाएगा ना, एक ही बंदा जाकर लकड़ियां काटेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ही पॉलिश करेगा, एक ही डिजाइन करेगा, तो बताएं क्या दिस इज द बेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर अ गुड? नहीं, या इससे बेहतर ये है कि हम हर एक की स्किल के अकॉर्डिंग काम असाइन करें। हो सकता है एक बंदा जो जंगल में रहता होगा उसको लकड़ी की पहचान जो होगी, वो एक ही बंदा जब सारे काम करेगा वो कहेगा भाई जड़ा दरख्त लगा कटो, बस देखी जाएगी। ठीक है जी, मेरी तरफ से 2 साल बाद फर्नीचर डैमेज हो जाए तो वो एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा ना अपने काम में। इसलिए उसने कहा अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। जो हरफन मोला होता है, जो कहता है मैं कुछ भी कर लूंगा, हकीकत में उससे कोई भी काम प्रॉपर से नहीं हो सकता। क्या ख्याल है जी? जी, मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। जैसे कि मल्टी टैलेंटेड में आप एग्जांपल के तौर पर अपने आप को रख सकते हो। आप लोग पढ़ भी सकते हो, आप लोग पबजी भी खेल सकते हो, आप लोग एक टाइम पे पढ़ भी रहे होंगे, उसी टाइम में मूवी भी देख रहे होंगे, उसी टाइम पे खाना भी खा रहे होंगे, उसी टाइम में पबजी भी खेल रहे होंगे, उसी टाइम में लोगों से बातें भी कर रहे होंगे, और काफी इतना एक्सपर्ट होना जी। इसके अलावा मैंने कोई चीज तो नहीं स्किप कर दी रह गई हो? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, लर्निंग बाय डूइंग, हम काम कर करके अपनी और लर्निंग और नॉलेज बढ़ाएंगे, ये स्पेशलाइजेशन का फायदा होता है। सेविंग ऑफ टाइम, क्या स्पेशलाइजेशन होने से, स्पेशलाइज होने से क्या वक्त में बचत आएगी? देखें, जो अनस्किल्ड होगा ना वो स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी देर लगाएगा, ध्यान से कील लगाएगा, ध्यान से स्ट्रक्चर बनाएगा कि गलती मेरे से ना हो जाए। लेकिन जो एक्सपर्ट होगा वो बातें करता रहेगा, अन्यवा कील ठोकता रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग आएगी क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट है। और जो पॉलिश वाला होगा वो अन्यवा मुंह चुक के भी पॉलिश करेगा ना तो उसकी एग्जैक्ट पॉलिश बैठेगी। और अगर एक बंदा ट्रेन नहीं है तो जब वो पॉलिश करेगा कहीं से फर्नीचर ज्यादा डार्क हो जाएगा, ज्यादा पॉलिश हो जाएगी, कहीं से हल्की पॉलिश होगी, वो दूर से पता चल जाएगा किसी नालायक इंसान ने फर्नीचर पॉलिश किया। नेक्स्ट में स्पेशलाइजेशन इन रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या मतलब? मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई एक्सपर्ट्स बंदे चाहिए, अगर हम स्पेशलाइज नहीं हैं, हाँ, तो हम कहीं से स्पेशलाइज लोग ला भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूं, वेरिएशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमने कहा कराची बिरयानी बहुत मशहूर है, तो हमने एक शेफ कराची से प्रॉपर मंगवाया जो लेवल की बिरयानी बना रहा था। इस तरह हमने कहा कि मुल्तान का सोन हलवा बहुत मशहूर है, तो हमने वहां से मुल्तान के सोन हलवा बंदा ही हायर कर लिया कि यार आप लाहौर में आके ये मैन्युफैक्चरिंग करें मुल्तान सोन हलवे की। तो होगा क्या, हम स्पेशलाइजेशन पर्सन को हायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, उसके आने से हमारे प्रोडक्शन में जान आ जाएगी, हमारी सेल में जान आ जाएगी, हमारे काम में जान आ जाएगी। ठीक है, उससे फायदा होगा हमारे बिजनेसेस को। ठीक है, और इसका क्या मतलब स्पेशलाइजेशन का? मिसाल के तौर पर हम इंडस्ट्रियल गुड्स में इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वीक है।
हम नई नई इनोवेशन नहीं करते, हम करते क्या है, बाहर वाले रिसर्च करते हैं, बाहर वाले डेवलपमेंट करते हैं, वो एक नई प्रोडक्ट इजाद करते हैं। जब वो नई प्रोडक्ट को इजाद करके 2 3 4 5 6 साल इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं यार वो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उनकी पूरी टेक्नोलॉजी ही कॉपी कर लेते हैं। अगर हम कॉपी नहीं भी करते तो हम क्या कहते हैं, उनसे वो टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं और फिर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है। सही। इसी तरह हम एग्रीकल्चर में अच्छे हैं, मिसाल के तौर पर हम कॉटन की प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं, हम राइस की प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं, हम फ्रूट्स की प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम स्पेशलाइज्ड है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस डिपार्टमेंट से फायदा उठाएंगे, हम अपनी इन प्रोडक्ट्स को बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से फायदा उठा लेंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट जी, कैपिटल फॉर्मेशन। ये कमाल, कैपिटल फॉर्मेशन कमाल है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कैपिटल फॉर्मेशन में है, जरा आप लोग कैपिटल को जानते हो, कौन होता है कैपिटल, बताएं कैपिटल क्या होता है। प्लीज मुझे सही वाली डेफिनेशन सुनाइएगा, वरना मेरे से मार मूर खा लेंगे आप लोग। ये डेफिनेशन सुननी है। कैपिटल मींस आर मैन मेड रिसोर्सेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल सरमाया नहीं होता इकोनॉमिक्स में, नालायक को कितनी बार बताया हुआ है। अकाउंटिंग में कैपिटल का मीन सरमाया होता है, अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मीन, भाइयों ये कल डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है। वैसे मुझे नसीहत आ जानी चाहिए कि हम लोगों से कोई सवाल पूछूं ही ना, पर फिर भी हर बार मैं यही उम्मीद करता हूं कि मुझे बिल्कुल लेवल का जवाब है। सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं ना कैपिटल गुड्स क्या, आप कहें सर कैपिटल गुड मीन मैन मेड रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड, यकीन करें मेरे खड़ा खड़ा पाव खून बढ़ जाए। मैं कहूंगा भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने यार, लेवल कर गया। चले जी, कैपिटल गुड्स मेरे भाइयों, कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है मशीनरीज, बिल्डिंग्स, मैन मेड गुड्स। कैपिटल हमेशा कुदरती तौर पर नहीं हमारे पास होते, ये हमें बनाने पड़ते हैं। और कैपिटल गुड्स मैं मशीन क्यों, ताकि मैं इसे फर्दर गुड्स बनाऊं। और याद रखिएगा कैपिटल गुड्स से हमेशा कंज्यूमर गुड्स बनती हैं। हाँ, ये लेज कैसे बनेंगे, ये प्लांट में बनेंगे। क्या ख्याल है, ये जूते कहाँ बनेंगे, ये जूते वाली फैक्ट्री में बनेंगे। और खाएगा कौन, वाह आपके सर जूते खाने वाली चीज होती है। लेस की बात, लेस की बात। कैपिटल फॉर्मेशन क्या, कैपिटल फॉर्मेशन मीन हम अपना कैसे कैपिटल फॉर्मेट करें, हम अपने कैसे कैपिटल बढ़ाएं, हम अपना कैसे कैपिटल इंक्रीज करें इकोनॉमी में। मेरे पास एक मशीनरी है इकोनॉमी में, मैं चाहता हूं 4 हो जाएं। मेरे पास एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग हो जाए, एक इंडस्ट्री से 10 इंडस्ट्रीज हो जाए, फैक्ट्री ज्यादा, बिल्डिंग ज्यादा, मशीनरी ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा, डेवलपमेंट ज्यादा, ये सब कुछ हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे ज्यादा होगी, इस सारे का नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हमारे यहां कैपिटल ज्यादा हो जाए, कैपिटल ज्यादा का मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्री ज्यादा लग जाए, हमारे यहाँ रोड्स बेहतर हो जाएं, हमारे यहाँ फैक्ट्री लग जाएं, हमारे यहाँ मशीनरी ज्यादा हो जाए। समझ लगती मेरी बात। अब अगला सवाल आपका ये, सर ठीक है कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझ लग गया कि हमें बिल्डिंग मशीनरी वगैरह साथ ज्यादा करना है। सर मसला ये सारी चीजें तो करोड़ों रुपए की हैं। हाँ, एक रोड बनाना आसान काम है, एक फैक्ट्री खड़ी करना आसान काम है, बड़ा मुश्किल काम है। सर ये कैपिटल फॉर्मेशन करें कैसे, वो बताता हूं कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करें। कैपिटल फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं, 3। नंबर 1, आप लोग ना बताएं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप लोग थैंक यू भी ना कहा करें।
क्रिएशन ऑफ सेविंग, सेकंड इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, और थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स। चलें जी, कैपिटल फॉर्मेशन की 3 स्टेजेस हैं, ठीक है जी। नंबर 1 क्रिएशन ऑफ सेविंग। सबसे पहली बात हमने पैसा इकट्ठा करना है, सबसे पहली बात पैसा इकट्ठा करना। जब हम पैसा इकट्ठा करेंगे ना, हम लोगों को एक कैंपेन के जरिए लोगों को बताएंगे, लोगों देखो सारे पैसे खर्च करना बहुत बुरी बात होती है। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को 100 रुपीज दें और कहते हैं बच्चे पूरे पैसे खर्च नहीं करने, कुछ बचा लेने हैं ताकि वो तू कल सुबह खर्च कर ले ना, ये ना तो सारे खर्च करके दोबारा पैसे मांग रहा हो, ठीक है नी। जैसे हम छोटे बच्चों को तरगीब देते हैं कि आपके पास 100 रुपीज हैं, सारे खर्च नहीं करने, कुछ बचा लेने हैं। इसी तरह इदारे ये कैंपेन चलाएंगे, लोगों अब जितने पैसे कमा रहे हो ना, ये सारे खर्च नहीं करने, कुछ बचा लेने हैं। तो क्यों बचाने हैं? हो सकता है फ्यूचर में आपको इन पैसों की जरूरत पड़ जाए। आपके पास पैसे पड़े होंगे, अब अपने पैसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह न करे कल को आप बीमार हो सकते हैं, आपको कहीं जाना पड़ सकता है, आपके घर कोई गेस्ट आ सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकता है, हमें इन सारे प्रोग्राम्स के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो लोगों ने कहा हाँ बात तो सही है कि फ्यूचर में तो कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आज हमें पैसे इकट्ठे करने चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, अपने घरों में पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिस इज लोगों के घर, ठीक है, और यहां पे इन्होंने ये पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों ने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने अल्लाह से दुआ करें आज रात मगरिब पढ़ के, या अल्लाह जो हमारे अंदर मरासी पन है या अल्लाह ये निकाल दे। नहीं, अब सबको कह रहा हूं, अब देखिए मैं एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, देखें मुझे चुपचाप चलने दिया करें। बीच नहीं अगर नहीं तो फिर आ जा इधर, फिर थोड़ा सा 2-3 स्टेप लगा दे, फिर इधर आके बोर हो जाते हैं। बहुत अच्छे। तो भाइयों कंसेप्ट बस खामोशी से सुनते रहा करें, तो बीच में कूदने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपसे रजिस्ट नहीं हो रहा था ना, इसका मतलब दुआओं की कमी है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह ये जो चीज हम में है ये खत्म हो जाए। क्या ख्याल है? तो देखिए, तो जिंदगी में थोड़ा सा सीरियस हो जाए करें, इसमें आपका ही फायदा है। एक तो ये बात है, अल्लाह ने आपको इतनी कुछ जहानत दी ना, यकीन करें मैंने जहां नहीं भी पहुंचाना था ना, ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। फिर मैं बाद में सोचता हूँ यार इतना दूर मैंने भी नहीं पहुंचाया। चलें भाई इधर आ जाए, चुपचाप कॉन्सेप्ट सुन लें आप। क्रिएशन एंड सेविंग में तो लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दी। तो जब लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दी, अब ये बात हमें पता चल जाएगी, ये बात गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी, इकोनॉमिस्ट को कैसे पता चलेगी, वो इस तरीके से पता चलेगी। अब ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के चलाने के। हम ऑब्जर्व करेंगे लोगों ने कंजम्पशन कम कर दिया, वो अब हमें कैसे पता चलेगा लोगों ने कंजम्पशन कम किया? कंजम्पशन तो लोगों ने कम किया, पता हमें चल जाएगा। हमारे पास इकोनॉमी में सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं। हमने कहा कि पिछले महीने 100 चीजें होती थी, लोग 100 खरीदते थे, इस महीने भी 100 हैं लेकिन लोग 80 खरीद रहे हैं। इसका मतलब लोगों ने 20 चीजें कम खरीदी हैं। इसका मतलब क्या, लोग सेविंग की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हमने उनको सेविंग की दावा दी थी, वो सेविंग पर आ गए। हमने कहा बहुत अच्छा, वेल डन, लोग सेविंग कर रहे हैं। जब लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे, अब होगा क्या अब होगा क्या, पैसा लोगों के पास इकट्ठा करना होना शुरू हो जाएगा। जब पैसा इकट्ठा होगा आपको पता है एडम स्मिथ कहता है पैसे को सेव नहीं रखना, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ,
इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, जितना पैसा सर्कुलेट होगा उतनी इकोनॉमी ग्रो करेगी। हमने कहा पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया, अब इस पैसे को लोगों के घरों से निकालना है। हम लोगों को घरों से पैसा निकालकर कहां लेकर आएंगे? इकोनॉमी में लेकर आएंगे। और ये पैसा इकोनॉमी में जिस जगह पर आएगा, जिस जगह पर आएगा उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। उसको क्या कहते हैं? अब मुझे प्लीज ये कहें कि आपको फाइनेंशियल मार्केट का नहीं पता? शर्म तो नहीं है कहते हुए? मैंने क्या चैप्टर 2 में मैंने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नहीं बताया? मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल मार्केट में 2 मार्केट्स होती हैं। वो 2 मार्केट कौन सी होती हैं? एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और एक एमसीबी बैंक और एक शालमी मार्केट और एक नारकली मार्केट और एक बरकत मार्केट। नहीं, हाँ ये वाली बात। फाइनेंशियल मार्केट में अब सही बताया। फाइनेंशियल मार्केट में 2 मार्केट्स होती हैं। और कितनी मार्केट होती हैं? 2। ये मैंने चैप्टर 2 में बताया था, जब मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट समझाई थी, रीजनल मार्केट, इंटरनेशनल, नेशनल मार्केट, और उसमें आया था फाइनेंशियल मार्केट। बिल्कुल, फाइनेंशियल मार्केट में 2 मार्केट्स होती हैं पैसों की। फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं पैसों की मार्केट। जैसे कि मैंने बताया था आजम मार्केट कपड़ों की मार्केट होगी, इस तरह मोबाइल की मार्केट होगी, इस तरह कार मार्केट हो गई। पैसों की मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अभी फर्दर मुझे जाने दे जरा। फाइनेंशियल मार्केट, पैसों की मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट में 2 तरह की मार्केट्स होती हैं। एक को कहते हैं मनी मार्केट, एक को कहते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट पैसों की छोटी मार्केट को कहते हैं। कैपिटल मार्केट मार्केट की बड़ी, पैसों की बड़ी मार्केट को कहते हैं। इस कैपिटल मार्केट में कौन कौन बैठा होगा? इस कैपिटल मार्केट में, इस कैपिटल मार्केट में जो हजरात होंगे उनमें बैंक्स होंगे, ऑल बैंक्स होंगे, स्टॉक एक्सचेंज होगा। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल मार्केट का जिन्न है। स्टॉक एक्सचेंज होगा, बैंक्स होंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो होगा क्या? लोगों का सारा के सारा पैसा एक जगह इकट्ठा होगा। वो जिस जगह इकट्ठा होगा उसका नाम होता है कैपिटल मार्केट। कौन सी मार्केट? कैपिटल मार्केट। अब पैसा ना सारा कैपिटल मार्केट में इकट्ठा हो जाएगा। जब सारा पैसा कैपिटल मार्केट में इकट्ठा हो जाएगा, इधर पैसा ही पैसा होगा, जहां कदम रखेंगे पैसा ही पैसा होगा, मतलब पैसों की रेल पेल होगी यहां पर। तो फाइनेंशियल मार्केट वाले कहेंगे, कैपिटल मार्केट वाले कहेंगे वो हजरात आ जाएं जिन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, जिन्होंने फैक्ट्री लगानी है, जिन्होंने प्लांट खरीदना है, जिन्होंने बिल्डिंग्स बनानी है, जिन्होंने फ्लाईओवर्स बनाने, जिन्होंने सड़कें रोड्स बनानी है, जिन्होंने न्यू हाउसिंग स्कीम्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, प्लाजे बनाने हैं, सारे आ जाएं। किसको बुला लें? किसको बुला लें मेरे भाई? आप भाई, आप डॉन भाई, आप नहीं, ये डॉन भाई, किसको बुला लें? डॉन भाई आप शर्मा रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा था तब तो बड़ा ऊंचा बोल रहे थे। कैपिटल मार्केट में हम क्या करेंगे? हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देंगे, ठीक है नी? तो यहां से पैसा इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा और यहां से बिल्डिंग्स बनेंगी, बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे, प्लांट्स में पैसा आएगा, प्रोजेक्ट्स लगेंगे, ठीक है? और ये जो प्रोजेक्ट्स है, देखिए शुरू में लोगों से सेविंग करवाई, फिर सेविंग वाला पैसा क्या किया? मोबिलाइज किया। पैसा मोबिलाइज होके मूव होके कहां पर आया? कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट में हमने ये सेव किया हुआ पैसा इन्वेस्ट किया। किसमें किया? कैपिटल गुड्स में किया। कोई सवाल नहीं मेरे भाई, कोई सवाल, जेन्युइन सवाल भी है ना, यकीन कर वो भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अपना कैरेक्टर ही लूज किया हुआ है। वो एक भेड़ शेर वाली कहानी, और एक बंदा कहता है कि शेर आ गया, वो जो बकरे नहीं रहता था, तो गांव वाले सारी मदद के लिए पहुंचे, शेर ही नहीं आया होता। और एक दिन फिर दूसरे दिन दोबारा उसने कहा गांव वालों को शेर आ गया, गांव वाले दोबारा मदद के लिए, शेर आया नहीं था।
तीसरे दिन वाकई शेर आ गया और उसने कहा गांव वालों प्लीज हेल्प मी, शेर आ गया। तो गांव वालों ने कहा नहीं मजाक कर रहा है। तो भाई आप कोई नहीं, आप लोग मजाक कर रहे हो, चलो ये रीडिंग कर लो। चलें जी, इसकी रीडिंग कर लें जल्दी से, फिर आगे मूव कर रहे हैं। रीडिंग कर लें, रीडिंग कर लें, रीडिंग कर लें। मैं अपने कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करूंगा तो ही पैसा सेव करूंगा ना, और पैसा सेव होगा ही तो ही कैपिटल अकुमुलेट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, ये मतलब। क्योंकि मुझे आज एक बर्गर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो ही पैसे बचेंगे ना, लेकिन मैं सब कुछ खा पी जाऊंगा तो कुछ सेव नहीं होगा। जब सेव नहीं होगा कैपिटल मार्केट में पैसे ही कम आएगा, जब पैसे कम आएगा आगे मैं फर्दर लोन कम दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देख लें जरा, जब यहां से लोग पैसे सेव करने के बाद या मोबिलाइज करेंगे ना, तो लोग कहेंगे हमें पैसा क्यों हम मोबिलाइज करें, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले कहेंगे आप अपना पैसा हमारे पास रखवा दो, आपका पैसा वैसे भी तो घर में फजूल पड़ा हुआ है ना, तो हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये क्या करेंगे, कैपिटल मार्केट वाले आगे बिजनेसेस को क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, और बिजनेसेस कैपिटल मार्केट को हैवी इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर ये कैपिटल मार्केट वाले हर एक घर वाले को उसका हिस्सा एज एन इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी, अब चेक करें इस फंक्शन में पूरी इकोनॉमी इन्वॉल्व हुई है, एक सिंगल हाउस होल्ड से लेके एक बड़ा बिजनेसमैन सारे इन्वॉल्व हुए, तो सारे मिलके काम करेंगे तो ही इकोनॉमी चलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एजेंट्स या पार्टिसिपेंट ऑफ एन इकोनॉमी। एजेंट या पार्टिसिपेंट, हमारी इकोनॉमी में 4 एजेंट होते हैं। कितने एजेंट होते हैं? 4। हाउस होल्ड, कंज्यूमर, सेकंड प्रोड्यूसर या फर्म, तीसरी गवर्नमेंट, चौथी इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेन ट्रेडर। कितने एजेंट होते हैं? 4। इनको एजेंट भी कहते हैं, इकोनॉमी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। तो कितने एजेंट हो गए? 4। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मार्केट, 4 हो गए। आज आपको अजीब सी डेफिनेशन सुनाता हूं कंज्यूमर की। कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है? कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर वो है जो चीजें कंज्यूम करता है। आज एक और एडिशन सुने लफ्ज, कंज्यूमर वो है जो चीजें कंज्यूम करता है और साथ ही साथ ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर लेबर, कंज्यूमर है वो लेबर भी है, वो अपने आप को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर मुझे बिजनेस के लिए लैंड चाहिए तो लैंड किससे लूंगा? किसी ना किसी कंज्यूमर से ही लूंगा ना। तो कंज्यूमर क्या करेगा? वो अपनी लैंड प्रोवाइड करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर, ताकि फर्दर इससे चीजें बनाई जा सके। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आज हमने 2 चीजें पढ़ ली, ये चीजों को कंज्यूम भी करता है और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करता है। समझ लगी बात? इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पैसे कम होते हैं क्योंकि लिमिटेड इनकम होती है, हम लिमिटेड इनकम से हम अपने क्या करेंगे, उसकी जो एलोकेशन ऑफ इनकम है वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। हम फजूल चीजों में पैसा खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम है। प्रोड्यूसर, आपको पता है प्रोड्यूसर का काम चीजों को बनाना होता है, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी? हमारे पास रॉ मटेरियल, हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, इसे हम सोच समझ कर प्रोडक्शन प्रोसेस में कदम रखेंगे। हम वो चीज बनाएंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसके में अच्छी प्राइस मिले। गवर्नमेंट स्टेट होती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, लॉ लगाना ताकि मुल्क चल सके, ठीक है। और इसका काम टैक्सेस लगाना,
ताकि टैक्सेस से पैसा इकट्ठा हो और वो पैसा दोबारा इकोनॉमी में हम लगा सके। फॉरेन ट्रेडर इंटरनेशनल मार्केट का काम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब घर में चीजें बनाकर बाहर बेचना, और इंपोर्ट का मतलब बाहर वाली चीजें खरीदना। कोई प्रॉब्लम? गुड्स एंड इट्स टाइप, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं, तसल्ली रखिएगा, क्योंकि मैंने अगले 5 मिनट में 2 सफ़े टपा देने हैं, क्योंकि मैं सब कुछ चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूं। अब मैं लिंक देने वाला हूं, तो अब यस ना भी कहते मुझे पता था, ठीक है जी। चलें जी, गुड्स एंड इट्स टाइप, मैं फिर भी लाइट एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। गुड्स एंड इट्स टाइप, goods are tangible item that satisfy human need or want and provide utility। goods की डेफिनेशन में 2 चीजें होती है। हर वो चीज गुड्स होगी जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नंबर 1, ये ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके और उस चीज को कंज्यूम करने से फायदा हो। प्रोवाइड यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है बेनिफिट। तो गुड्स क्या है? टेंजिबल चीज है जो नजर आ रही होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, और ये क्या है? ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है और इससे फायदा होता है। मिसाल के तौर पर एसी टेंजिबल गुड है, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, क्यों? गर्मी नहीं लगेगी, और इससे बेनिफिट भी हमें मिल रहा होता है। 2 तरह की गुड्स होती है, ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड वो जिनकी जिंदगी ज्यादा होती है, जैसे मोबाइल हो गया, गाड़ियां होगी, फर्नीचर हो गया। नॉन ड्यूरेबल गुड पेरिशेबल गुड होती है। पेरिशेबल गुड आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती है। अब मुझे सोच के जवाब दो, पेरिशेबल गुड की सप्लाई किस तरह की होती है? किस तरह होती है? पेरिशेबल गुड की जो सप्लाई होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। क्या पेरिशेबल गुड की मार्केट पड़ी हुई है आप लोगों ने? क्या ड्यूरेबल गुड की मार्केट पड़ी हुई है आप लोगों ने? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ गुड में ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, इनकम के अकॉर्डिंग गुड। नॉर्मल गुड, आपको पता है हर वो गुड नॉर्मल होती है। इनकम ज्यादा होने से अगर किसी गुड की डिमांड ज्यादा हो जाए वो नॉर्मल गुड है। और आपको पता है नॉर्मल गुड में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर पॉजिटिव आता है और 1 आता है। 1 आता है। हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे क्योंकि हम चैप्टर 3 का चक्कर लगा के आए हुए हैं। इंफीरियर गुड, हर वो गुड इंफीरियर होगी जिसकी इनकम ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाए, वो इंफीरियर गुड होगी। और इंफीरियर गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इज नेगेटिव। और एग्जांपल आप लोगों को बता चुका हूं था मैं। सुपीरियर लग्जरी गुड, सुपीरियर लग्जरी गुड वो होगी इनकम ज्यादा, उसकी डिमांड ज्यादा, और इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। ये नीचे समरी लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, मैरिड गुड, डीमैरिड गुड, ये मैंने पढ़ाए नहीं पढ़ाए, सुन लें फिर पढ़ लें। मैरिड गुड हर वो गुड होगी जिसको कंज्यूम करने से फायदा होगा। पानी पीने से फायदा होगा, खाना खाने से फायदा होगा, कपड़े खरीदने से फायदा होगा, मोबाइल यूज करने से फायदा होगा। ये सारे फायदे वाली चीजें। मिसाल के तौर पर एजुकेशन, हेल्थ, पार्क। मैरिड गुड वो गुड्स होंगी विच आर सोशली डिजायरेबल, जिनकी सोसाइटी ख्वाहिश करती होगी, ये हमारे पास होने चाहिए। एंड क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हर वो चीज क्रिएट करेगी जिससे सोसाइटी को फायदा होगा। सोसाइटी को फायदा पहुंचे उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। क्या एजुकेशन से सोसाइटी का फायदा मिलेगा? मिलेगा। क्या हेल्थ से फायदा मिलेगा? क्या दुकानों से फायदा मिलेगा? मिलेगा। ठीक है। डीमैरिड गुड, डीमैरिड गुड वो गुड्स होंगी जो सोशली अनडिजायरेबल होंगे, जिसकी लोग ख्वाहिश नहीं करना चाहते होंगे, और ये इकोनॉमी में पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। फॉर एग्जांपल जितने भी ड्रग्स होंगे, क्या ड्रग्स लोगों के नजदीक बहुत अच्छी चीज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह
क्या सिगरेट लोगों के नजदीक बहुत अच्छी चीज है? बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, सवाए एक्सेप्शन टू द रूल, ठीक है जी। तो ये इकोनॉमी में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होंगी जो हमारी पर्सनल कैपेसिटी में होंगे, जिनके हम मालिक होंगे, उसका कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपका अपना मोबाइल, या आपकी प्राइवेट गुड है, आपकी अपनी किताब, आपका अपना घर, आपकी अपनी घड़ी, आपका अपना खाना, ये सारी सारी प्राइवेट गुड्स होगी, ठीक है। प्राइवेट गुड में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसमें राइवलरी होती है और इसमें एक्सक्लूडिबिलिटी होती है। राइवलरी क्या और एक्सक्लूडिबिलिटी क्या? राइवलरी का मतलब यह है, इंग्लिश में राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, पर यहां पे दुश्मनी नहीं है इकोनॉमिक्स में। राइवलरी का मतलब यह है कि अगर एक पर्सन एक चीज कंज्यूम करेगा तो राइवलरी है, वही चीज उसी वक्त में कोई दूसरा नहीं कंज्यूम कर सकता। मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल है, अगर मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं उस सेम वक्त में कोई दूसरा पर्सन मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये राइवलरी है, समझ लगी? अच्छा, इसमें एक्सक्लूडिबिलिटी होगी, मीन एक्सक्लूड मीन निकाल देना, टू एलिमिनेट। हम हर उस पर्सन को एक्सक्लूड कर देंगे जिसके पास वो चीज खरीदने के पैसे नहीं होंगे। तो एक्सक्लूडिबिलिटी समझ लग गई? मिसाल के तौर पर एक फकीर आ गया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर सैमसंग का मोबाइल फोन दे दें। उनका बाबा जी 10 रुपए ले ले, बाकी कोई 30,000 रुपया इकट्ठा करके लेके इंशाल्लाह सैमसंग मिल जाएगा आपको, क्या ख्याल है? तो हम कभी भी फ्री चीजें नहीं बेचने वाले, तो इसका मतलब जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब होता है एक्सक्लूडिबिलिटी का। क्या राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी समझ लग गई? चलें पब्लिक गुड्स पर आ जाए। पब्लिक गुड्स आर रेडिली अवेलेबल टू ऑल पीपल इन अ सोसाइटी। हाँ, पब्लिक गुड सबके लिए होती है। पब्लिक गुड ये गवर्नमेंट स्टेट प्रोवाइड करती है, और इसमें अगर ये चीजें सबके लिए होती हैं तो इसमें राइवलरी नहीं होती, इसमें एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे दूं, शुक्रिया आपका। मिसाल के तौर पर जैसे ही एक अमीर बंदा सड़क पे कदम रखता है और चलना शुरू कर देता है, लाइटें ऑन हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइट। जैसे ही एक गरीब बंदा कदम रखता है सड़क पे चलना लगता है, लाइटें ऑफ हो जाती हैं। और नहीं होती हो भाई, या सर कहाँ होती हैं? भाइयों दोस्तों, मेरे भाई दोस्त नहीं होता ऐसे। सड़क पे जो मर्जी चल रहा हो, लाइट्स ऑफ नहीं होती हैं। इसका मतलब स्ट्रीट लाइट एक पब्लिक गुड है जो सबके लिए है। और ऐसा नहीं होता कि एक बंदा वो ही रोशनी हासिल कर रहा हो बाकी महरूम हो, नहीं तो ज़ियारत कर लीजिएगा, स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो जाएगा, 2-3 बंदों खड़े हो जाएगा, उनका यार मेरे पे रोशनी है, शायद तेरे पे नहीं आ रही होगी। इसका मतलब पब्लिक गुड में राइवलरी नहीं होती। मिसाल करो पब्लिक पार्क्स, अगर एक बंदा पार्क में एंटर होगा तो उसके एंटर होने से बाकी महरूम हो जाएंगे? नहीं भाई, बाकी भी एंटर हो सकते हैं ना। इस तरह पब्लिक स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स। तो देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमीर बंदा भी इलाज करवा सकता है, गरीब बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो भी इलाज करवा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई राइवलरी है इसमें? कोई एक्सक्लूडिबिलिटी है कि भाई ये तो इलाज करवाएगा, ये नहीं करवाएगा? इस तरह डिफेंस, जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि इन लोगों को तो हम बचा लेंगे, बाकी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? तो भाई वो पूरे मुल्क वालों के लिए ना, तो उसमें कोई राइवलरी नहीं है, उसमें कोई एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं है। जी वायरस आ गया तो बिठा के चाय पानी पिला दे, फिर उसको पिला दे? नहीं तो भाई अगर वायरस आ रहा है तो मेरे भाई आने दे उसको, भाई आने दे, आपका वायरस के साथ क्या ताल्लुक?
मेरे भाई अगर वायरस आ रहा आने दे, आप उसको कोई टेंशन नहीं है, मोस्ट वेलकम। जैसे आप लोग आए वैसे वायरस आ गया, तो उसका भी दिल करता है मैं 2-3 इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सीख लूं, तो सीखने दो उसको भी। आप क्यों उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? हाँ, चलें जी नेक्स्ट। क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या? क्लब गुड वो गुड्स हैं जिसमें राइवलरी नहीं है, लेकिन इसमें एक्सक्लूडिबिलिटी जरूर है। एक्सक्लूडिबिलिटी जरूर है, राइवलरी नहीं है। यानी कि अगर एक पर्सन को चीज कंज्यूम कर रहा है ना, तो उसके कंज्यूम करने से एट अ टाइम दूसरा बंदा वही चीज भी कंज्यूम कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम सिनेमा गए और वहां पे हम नहीं गए, चलो कोई भी गया, हम क्यों सिनेमा जाएं? नहीं, चल चल जाए, पता नहीं ना जाए। सही है, चलो। अच्छा जी, तो अच्छा जी, असल में जैसे अगर कोई लोग मूवी देखने गए, तो अब जब मूवी चलती है तो जितने भी उस हॉल में 200, 300, 500 बंदा बैठा होता है, जितना भी, इसका मतलब जब मूवी चलती है तो जब एक बंदा मूवी देख रहा होता है, क्या बाकी सारे महरूम हो जाते हैं? नहीं, बाकी भी मूवी देख रहे होते हैं। इसका मतलब राइवलरी नहीं है। इसी तरह लेकिन एक्सक्लूडिबिलिटी है। हाँ, जिसके पास टिकट के पैसे होंगे वही मूवी एंजॉय कर सकता है ना। इसी तरह अगर हम मोटरवे से जा रहे हैं, तो एक गाड़ी मोटरवे में गई, क्या उसके ही एंटर होने से बाकी सारी गाड़ी महरूम हो गई? भाई बाकी भी आ सकती हैं, पर हाँ एक्सक्लूडिबिलिटी है, अगर आपने मोटरवे से जाना है आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टोल टैक्स से बचना चाहते हैं, ठीक है, फिर जीटी रोड का सहारा लें। फिर क्या ख्याल है? तो क्लब गुड में क्या होता है? राइवलरी नहीं होती, बट एक्सक्लूडिबिलिटी होती है। ये समरी लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा, उसके ऊपर वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम, इसको रिवाइज करें, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, 5:15। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, स्केर्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको मैंने रॉबिन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। रॉबिन ने कहा था, we have scarce resources, we have limited resources, but we have unlimited wants। अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं, मेरी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, तो हम रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करेंगे। वी हैव टू मेक अ चॉइस टू विच गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस और कंज्यूम। हम चॉइस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें बनानी हैं, हमें कौन सी चीज़ें कंज्यूम करनी हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें लिमिटेड हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्केर्सिटी का। उसमें सबसे पहले बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मुझे ये बता सकते हैं व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बिल्कुल, रिसोर्सेज का कम होना, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और वांट्स का अनलिमिटेड होना। दिस इज आवर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या? अनलिमिटेड वांट्स, वांट्स ग्रेटर देन लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज दो तरह के, एक को इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं, एक को फ्री रिसोर्सेज बोलते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है? ये पैसों का आएगा, ये लिमिटेड इन सप्लाई होगा, जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड लिमिटेड, लेबर लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड। फ्री रिसोर्सेज अनलिमिटेड इन नेचर होते हैं, ये कभी भी कम नहीं होते, ये पैसों के नहीं आते, इनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। जैसे कि हवा, अब हवा लेने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते मेरे भाइयों, ऑक्सीजन के लिए कोई पैसे नहीं होते, और ये अबंडेंट इन सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी लिमिटेड नहीं है। इस तरह सनलाइट, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो सूरज की रोशनी लेने के लिए पैसे नहीं लगते, और ये सप्लाई में बोलो
अनलिमिटेड है लिमिटेड है? अनलिमिटेड है। ऐसा थोड़ी होगा जैसे आप बाहर या तू सारी रोशनी तू तो खा पी गया, मेरे लिए कुछ बचे नहीं, क्या ख्याल? चल परे यार, थोड़ी मैं भी रोशनी खा पी लूं, बराबर बराबर खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास 3 बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। हमारे पास इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 क्वेश्चंस हैं। ये मैंने माइक्रो में बताए थे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखें, जब मेरे पास ना, अब कहानी ये है, जब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और मेरी ख्वाहिशात ज्यादा हैं आपको पता है मैं अपने रिसोर्सेज जाया नहीं कर सकता, तो जब मैं रिसोर्सेज जाया नहीं कर सकता तो यहां पर 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस बनते हैं, यही लिमिटेड रिसोर्सेज से। अच्छा, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो बताएं व्हाट टू प्रोड्यूस, हम बनाएं क्या? हाउ टू प्रोड्यूस, बनाएं कैसे? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बनाएं तो किसके लिए बनाएं हम? ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस तो इकोनॉमी का मसला है ही है, पर ये तो घर वालों का मसला भी है। हर रोज घर में यही मसला रहता है कि आज क्या बनाएं, ठीक है जी। तो जो चीज हम कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं बनती, तो क्या ख्याल है? चलो बन जाती तो अच्छी बात है। तो हमने कहा तो घर घर का मसला है। अब इकोनॉमी में हम 2 तरह की चीजें बनाते हैं। इकोनॉमी में कितने तरह की चीजें बनाते हैं? 2 तरह की। या तो हम कैपिटल गुड बनाते हैं या तो हम कंज्यूमर गुड बनाते हैं, इसके अलावा तीसरी गुड नहीं बनाते। हम कितने तरह के गुड्स बनाते हैं? 2। कौन कौन सी? और कंज्यूमर गुड। मुझे बता सकते हैं हमें कौन सी चीजें बनानी चाहिए, कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड? बिल्कुल सही, दोनों का गलत जवाब, कोई सही जवाब नहीं। और कोई जवाब? अच्छा, आपके जो जवाब होते हैं ना, वो जवाब अगर मैं किसी रेडी वाले से ही पूछना तो इंशाल्लाह वो भी मुझे बता सकता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी रेडी वाले खड़े करूं, रिक्शे वाले खड़ा करूं, मैंने कहा भाई देख, इकोनॉमी में ना मुल्क में 2 चीजें बनाते हैं, एक कैपिटल गुड, एक कंज्यूमर गुड। उनको उसको ना यकीन करें दोनों का मतलब नहीं आएगा। मैं पूछूं बता तेरे ख्याल से कौन सी गुड बनाएगा, साहब कैपिटल गुड बना लो। फिर दूसरे पूछूं, हाँ भाई कंज्यूमर गुड बना लो। आपका आंसर ये है। सिर्फ एक बच्चे ने सही जवाब दिया है मुझे, सर हम वो गुड बनाएंगे जिसकी डिमांड होगी। हाँ क्या है? इन्होंने सिर्फ एक जवाब सही दिया। सर तू नहीं बोला? चलो अच्छा, माजरत सारी क्लास ने ही बोला था, बस मुझ तक आवाज नहीं पहुंची। आप लोगों ने दिल में क्या दिया था, बस मुझ तक पहुंचने में फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंची बस। जी यही वाला सही है। तो आप कहेंगे हम वो गुड्स बनाएंगे जिसकी हमारी सोसाइटी को जरूरत है। हमें कैपिटल गुड की जरूरत है, आज मैं कैपिटल गुड बनाऊंगा। हमें कंज्यूमर गुड की जरूरत है, हम कंज्यूमर गुड बनाएंगे। ये इकोनॉमिस्ट वाले आंसर है। आपके जवाब रेडियो वाले हैं। भाई ये अगर किसी पूछो मुझे नहीं बताएगा सर मेरे तरफ से ये कर लो आप लोग, तो आप अब इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ ली हुई है, आप तो थोड़े से इंसान बन जाओ। चलो राउंड 2 आओ। हाउ टू प्रोड्यूस, अब सोच के जवाब देना। हमने कहा ठीक है, फैसला ये हुआ हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रीज काम में, मशीनरीज काम में, हम चाहते हैं पहले कैपिटल गुड्स आएंगे, क्योंकि जितनी कैपिटल गुड्स होंगी कंज्यूमर गुड्स तादाद में ज्यादा बन जाएंगी। हमने फैसला ये किया हमने कैपिटल गुड्स बनानी है। अब मुझे सोच के जवाब दो, कैपिटल गुड्स मैं कैसे बनाऊंगा? बताता हूं आपको। नहीं प्लीज आप इतनी मुशक्कत ना करें। हमने मिसाल के तौर पर कैपिटल गुड्स बनानी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैपिटल गुड हो, कंज्यूमर हो, या कुछ भी बनाना हो। इवन हमारे पास चीजों को प्रोड्यूस करने के 2 जरिए होते हैं, या तो मैं लेबर से काम करवाऊंगा या तो मैं मशीनों से काम करवाऊंगा, या तो मैं लेबर से काम करवाऊंगा या तो मशीनों से काम करवाऊंगा। मुझे बताएं मैं मशीनों से काम करवाऊं या लेबर से काम करवाऊं? हाँ फिर रेडियो वाले आंसर।
हाँ हाँ, अब सारे बच्चे सही हैं सर। जो एफिशिएंट हो, जिससे कॉस्ट कम हो, मैं इन दोनों की बेस के ऊपर उसको सिलेक्ट करूंगा। हाँ, मैं उस रिसोर्सेज को, उस फैक्टर को यूज करूंगा जिससे मेरी कॉस्ट कम आए और जो एफिशिएंट भी हो। ऐसा ना हो कि मशीन से कॉस्ट तो कम आ जाए लेकिन मशीन गुड़ का बेड़ागर कर दे, लेबर से कॉस्ट तो कम है पर लेबर से काम ही सही ना हो। सर जो एफिशिएंट होगा ना, मशीन एफिशिएंट, मशीन से कॉस्ट कम, आई विल यूज मशीन। लेबर से कॉस्ट कम, लेबर एफिशिएंट, मैं लेबर इस्तेमाल। ये अच्छे वाले बच्चों वाले आंसर होते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी मेहनत की है भैया अच्छे बनाने में। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल। जैसा कि हमने डिमिनिशिंग रिटर्न में पढ़ा कि हम वो फैक्टर यूज करेंगे जिससे इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा हो पाए। बिल्कुल इकोनॉमी ऑफ स्केल वाली बात है। चले, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम हर उस बंदे के लिए चीजें बनाएंगे जो हमें इसके पैसे पे करेगा। ठीक है, जो बिल्कुल जिसकी परचेजिंग पावर है, जो पैसे हमें पे कर सकता है, हम उसके लिए चीजें बनाएंगे। हम फ्री में चीजें बनाने वाले नहीं हैं, हम फ्री में चीजें बेचने वाले नहीं हैं। मार्केट में कहीं भी ये लफ्ज नहीं लिखा होता है कि हम चीजें मुफ्त में बेचेंगे। लिखा होता है सप्लाई में, सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल एट डिफरेंट फ्री नहीं। इतने तुम याशी प्रोग्राम लगाए बैठे हो, समझ आ गई? वो भाई, मेरे भाई लास्ट वाले भाई, वो दरवाजा ओपन करें, कुछ लोग जाने जाते हैं यहाँ से। खोल दे। आप लोग जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपको दरवाजा खोलने में जहमत नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए दरवाजा हमने खोल दिया। सही है जनाब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला? अभी ना देखें, आप चैप्टर 1 में मुझे कह रहे हैं अभी मुझे कल को मैक्रो में आने दें जरा, जो मैंने आपका मैक्रो में हाल करना है। ठीक है जी, क्योंकि आप जितना आप लोगों ने ट्रेन होना था, ट्रेन हो चुके हैं, चीजें आपको आ चुकी हैं। आगे यही सारी बातें रिपीट होनी है, और वैसे भी ये मत भूलिएगा, यू आर अ सीए स्टूडेंट, और सीए स्टूडेंट की जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होती है। उसके सीए वाले बच्चे की जिंदगी में सिर्फ 3 चीज होती है। नंबर वन उसकी स्टडी, बल्कि चार्ज कर लेते हैं। नंबर 1 उसकी स्टडी, और नंबर 2 उसकी नमाज, 5 वक्त की नमाज। नंबर 3 खाना खाना। नंबर 4 सोना। 5 चीजें उसकी जिंदगी में होती ही नहीं है। चलें जी, अपने जो इसके अलावा वाली चीजें है ना, वो एडजस्ट कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आ जाए अब जनाब। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सही है। आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताया था। सादा लफ्जों में सुन लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज योर सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। हर वो चीज जिसको हासिल करने के लिए मेरी कुर्बानी लगेगी, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, जब आप लोग कॉलेज में पहला लेक्चर अटेंड करने आते हो, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी योर स्लीप। अब नींद कुर्बान करते हैं तो ही पहले लेक्चर में पहुंच पाते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट योर स्लीप। इसी तरह मेरे पास 10,000 रुपए हैं, चलें 20,000 कर लेते हैं।
अब अपने घर में जाके एग्जाम्पल 1 लाख से सेट कर लिया करें, तो जो मैंने एग्जाम्पल करवानी तो मुझे करने दिया करें। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल ये है, प्लीज अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट सुनिएगा। वी हैव ₹20,000, या हमने ये प्लान किया कि जब भी मेरे पास 20,000 आएंगे, ये मेरा प्लान था, जब भी मेरे पास 20,000 आएंगे, नंबर 1 पे मैं मोबाइल खरीदूंगा, उसके बाद जब भी मेरी जिंदगी में दोबारा 20,000 आएंगे तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा, उसके बाद जब भी तीसरी बार मेरी जिंदगी में 20,000 आएंगे तो मैं एक सेकंड हैंड बाइक खरीद लूंगा, उसके बाद जब भी मेरी जिंदगी में दोबारा कभी 20,000 आएंगे तो मैं उसका एक टूर लगाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट सुन लें जरा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, ये सारी की सारी चीजें मान लें 20,000 के करीब करीब आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 18,000 और 19,000 और ये 16,000। इस वक्त ये सूरत हाल है। अब जब पहली बार मेरी जिंदगी में 20,000 आए तो मैंने सबसे पहले ये तहैया किया था, मैंने मोबाइल खरीदना। मुझे बताएं, जब मैं 20,000 का मोबाइल, 20,000 में से जब मैं 18,000 का मोबाइल खरीदूंगा, क्या मुझे लैपटॉप, बाइक और टूर को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इन तीनों को सेक्रीफाइस करूंगा तभी जाके मोबाइल खरीदूंगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? मोबाइल खरीदने के लिए मुझे इन तीनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब बताएं, क्या मैं 20,000 में मोबाइल भी खरीद लूं, लैपटॉप भी खरीद लूं, बाइक भी खरीद लूं, टूर भी खरीद लूं? इज इट पॉसिबल? नहीं। इन 20,000 में से, क्योंकि बाकी सारी चीजें इस मालियत की हैं, 20,000 में से कोई एक ही चीज खरीदूंगा, और वो मैंने अपनी रैंकिंग में सबसे पहले किसको रखा है? कह सकता हूं जब मैं मोबाइल खरीदूंगा तो लैपटॉप, बाइक और टूर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। बिल्कुल सही। मोबाइल खरीदने में ये तीनों मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, पर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सही वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है, भाई ये तो आप लोगों ने 4 लिस्ट बनाई है ना, मान लो कि आपकी जिंदगी में 100 की लिस्ट है, तो इतनी ज्यादा चीजों की सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर ऐड कर दोगे तो एक्सपेंस तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सही डेफिनेशन, सही कॉन्सेप्ट ये है, जब मैं मोबाइल खरीदूंगा तो मोबाइल खरीदने से जो मेरा वेरी नेक्स्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस करूंगा, सिर्फ वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, बाइक और टूर नहीं बनेगा। क्योंकि मोबाइल के बाद मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या था? लैपटॉप। इसका मतलब मोबाइल खरीदने से इन तीनों में से सबसे ज्यादा हिट कौन होगा? क्योंकि लैपटॉप ये कहता कि अगर ये मोबाइल ना खरीदना होता तो ये मुझे खरीदता। ठीक है जी। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? और अगर मैंने इन वैल्यूज को, इनकी वैल्यू लगाई हुई है, तो मोबाइल खरीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? दिस इज 19,000। ये 19,000 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट यहां से भी खत्म हो गया। फिर डेफिनेशन से पढ़ा देता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट या वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। फॉरगोन का मतलब सैक्रिफाइस करना। मैं अपने कॉम्बिनेशन में से जो सबसे वेरी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सैक्रिफाइस करूंगा, सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा, बाकी नीचे वाले हिरार्की में से कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बनेगा। जैसे कि स्टूडेंट की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है?
या तो स्लीप एन एक्स्ट्रा आवर, या तो वो 1 घंटा ज्यादा सो सकता है। आउटिंग विद फ्रेंड, या तो दोस्तों के साथ जा सकता है। दोस्तों के साथ जाएगा, स्लीप सेक्रीफाइस करेगा, और अगर सोएगा दोस्तों के साथ आउटिंग सेक्रीफाइस करेगा, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। फर्म क्या है? The option of between different technique of production is also determined on the basis of opportunity cost. मिसाल के तौर पर लेबर से काम करवाएगा, मशीन सेक्रीफाइस करेगा, मशीन से काम करवाएगा, लेबर से सेक्रीफाइस करेगा, दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या प्रोड्यूसर ने दो तरह की गुड्स बनानी है, गुड ए गुड बी। गुड ए बनाएगा तो रिसोर्सेज सारे गुड ए पे लगेंगे, तो गुड बी सेक्रीफाइस हो जाएगा। अगर गुड बी बनाएगा तो गुड ए सेक्रीफाइस हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? आपको पता है गवर्नमेंट के बाद भी रेवेन्यू लिमिटेड होता है। अगर वो हेल्थ पे ज्यादा पैसा लगाएगा तो एजुकेशन सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। और अगर एजुकेशन पर पैसा लगाएगा ज्यादा तो हेल्थ सेक्रीफाइस हो रही होगी, तो इस केस में हेल्थ क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। इन सब की ना रीडिंग कीजिएगा, रीडिंग बहुत कीमती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एजेंट ऑफ एन इकोनॉमी अभी समझा चुका। हाउस होल्ड के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे पास पैसे हैं, मैंने 2 फ्रूट्स खरीदने हैं, मेरे पास पैसे, मैंने 2 फ्रूट्स खरीदने हैं, या तो मैं एप्पल खरीदूंगा या तो ग्रेप्स खरीदूंगा। अगर मैं एप्पल खरीदता हूं तो ग्रेप्स खरीदने के लिए पैसे नहीं बचने, तो एप्पल के खरीदने में ग्रेप्स मेरी, और ग्रेप्स खरीदने में एप्पल मेरी। फर्म के लिए, फर्म 2 चीजें बनाना चाहती है। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स की दुकान है, मैं फुटबॉल बनाता हूं और बैट बनाता हूं। जब मैं फुटबॉल की ज्यादा मैन्युफैक्चर करूंगा तो बैट को सैक्रिफाइस करूंगा, तो फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग में बैट मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बैट की मैन्युफैक्चरिंग में फुटबॉल मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गवर्नमेंट एग्जांपल दे चुका। इन नटशेल कहता है हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी लगेगी, ठीक है नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एग्जामिनर यहां से लाजिम सवाल पूछने हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर, ये हम इंशाल्लाह ताला कल स्टार्ट करेंगे। आपका अपना होमवर्क सुन लें, पहले होमवर्क सुन लें। जिसने होमवर्क करना होगा वो कर ले, जिसने नहीं करना मेरी तरफ से वो पढ़े ही ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो होमवर्क सुन लें। आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला पेज नंबर 14 रीड करना है, पेज नंबर 15, 16, उसके बाद 17, 18 और 19, ये पेज रीड करके आने हैं। बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।